नमस्कार, जय श्री कृष्ण। चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो में जानते हैं धन भाव आदमी को 12 खानों में लेकर के विचार किया जाए तो क्या फल देंगे। इस विषय को समझेंगे पहले। द्वितीय भाव हर घर से दूसरा भाव, जैसे दूसरे से दूसरा, तीसरे से दूसरा, चौथे से दूसरा, हमेशा धन भाव शुभ फलदायक होता है और व्यय भाव यानी 12वां भाव हमेशा अशुभ फलदायक होता है। द्वितीय घर में बैठे हुए जो ग्रह होते हैं वो हमेशा पर साहचर्य यानी दूसरी के अनुसार फल देते हैं। जैसे मान लो वृष राशि है लग्न में और मिथुन दूसरे घर में पड़ता है, दूसरे घर के मिथुन लग्न, अब वहां पर बैठा हुआ अगर सूर्य है तो बुध के अनुसार फल देगा, क्योंकि दूसरे घर में बुध की राशि है। समझे? ऐसे ही जन्म कुंडली में यदि 12वें घर का देखा जाए तो भी 12वें घर का स्वामी पर साहचर्य के अनुसार फलादेश देता है। 12वें और दूसरे घर में बैठे हुए ग्रह पर साहचर्य के अनुसार दूसरे के अनुसार फल देते हैं। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का फल देते हैं। इसलिए जब भी जन्म कुंडली में धन भाव का विचार किया जाए तो द्वितीयेश को देखना है कि किस राशि में बैठे हैं। जिस राशि में बैठे होंगे उसके अनुसार फल देंगे। जिसमें सूर्य और चंद्रमा एक एक राशि के स्वामी हैं, जैसे सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं और चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं। इसलिए जब द्वितीय स्थान में कर्क राशि आए तो धन का विचार चंद्रमा के अनुसार बहुत अच्छा नहीं हो सकता। इसी तरह अगर दूसरे स्थान पर सूर्य आए तो धन का विचार बहुत अच्छा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये पर साहचर्य वाले है ही नहीं। अन्य राशियों के दो दो ग्रह स्वामी, एक एक ग्रह दो दो राशियों के स्वामी होते हैं, लेकिन कर्क और सिंह के स्वामी केवल सूर्य और चंद्रमा है। इसलिए अगर यहाँ पर दूसरे घर में सिंह राशि है और वहां सूर्य बैठे हैं तो निश्चित बात यह है कि वो सम होगा, ना बहुत धन होगा ना बहुत ही निर्धन होगा, सम होगा। द्वितीयेश अगर केंद्रेश के साथ बैठा हो तो थोड़ा अच्छा लाभ देता है। द्वितीयेश अगर मूल त्रिकोणेश के साथ बैठा हो तो बहुत अच्छा लाभ देता है। त्रिषडाय के अनुसार द्वितीयेश बुरा भी फल देता है। त्रिषडाय क्या है? 3, 6, 11 इनको त्रिषडाय कहा गया है। जन्म कुंडली में त्रिषडाय हमेशा अमंगल करते हैं यानी परेशानियां देते हैं। समझने का हम प्रयास करते हैं। तो धन भाव का स्वामी अगर लग्न के अंतर्गत बैठ जाए तो पर साहचर्य के अनुसार वो फल देगा। मान लो आपके कुंडली में सिंह राशि है, लग्न में सिंह लग्न है, अब बुध द्वितीय घर का स्वामी हो गया। अब यहां पर बैठा हुआ अगर कन्या राशि में बैठा हुआ कोई ग्रह है तो बुध के अनुसार फल देगा। इसलिए द्वितीयेश के ऊपर ध्यान रखना कि कौन सा ग्रह है। लग्न में बैठेगा अगर द्वितीय घर का स्वामी किसी व्यक्ति का तो आदमी को धनवान बनाएगा, लेकिन कंजूस बनाएगा। ऐसा व्यक्ति वहां कंजूस होता है। धनेश अगर लग्न में बैठे, हाँ, वह स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, स्त्रियों पर पैसा खर्च करेगा, भोगवादी होगा, अपनी जरूरत के लिए उसके पास धन आ जाएगा, पर दूसरे के लिए ये खर्चा नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति की स्त्री सुंदर होती है। जब द्वितीयेश लग्न में जाए तो ऐसे व्यक्ति की स्त्री सुंदर होती है।
और ऐसा व्यक्ति व्यवसाय बुद्धि का होता है, व्यापारी, और पैसे से पैसा कमाना उसको आता है जब धनेश लग्न में होता है। तो इसलिए जब पैसा होगा तो सम्मान होगा। निश्चित बात है कि राजमान्य संगठन में, किसी न किसी समुदाय में इस व्यक्ति को खूब सम्मान मिलेगा। और यह व्यक्ति सदैव धन का ही चिंतन करता रहेगा। द्वितीय भाव कुटुंब है, अपने कुटुंब के भरण पोषण में रहता है। द्वितीय भाव वाणी है, तो कभी कभी तो बोलने में ये व्यक्ति कंजूसी करता है, अनावश्यक नहीं बोलता है। जब बोलेगा अपने मतलब की बात बोलेगा। द्वितीय भाव वाणी है ना। द्वितीय भाव स्त्री की आयु का भी है। द्वितीय भाव बहुत सारी चीजों के बारे में आगे विचार दिया जाएगा। अगर द्वितीय भाव का स्वामी यानी धन भाव का स्वामी धन भाव में ही बैठा है, तो जातक कुल परंपरा, कुटुंब, इन सब को सुखी रह करके सुखी रहता है। और इस व्यक्ति की स्त्री की वाणी बढ़िया होगी, आयु भी ठीक होगी। यह जिसका धनेश धन में बैठा हो, वाक चतुर, वाणी कुशल, साथ ही साथ आकर्षक व्यक्तित्व, मीठा बोलने वाला, मीठा खाने वाला भी होता है। इसलिए अगर शुभ ग्रह है दूसरे घर में, तो जातक की पत्नी की आयु बढ़िया होगी। अशुभ ग्रह है तो जातक की पत्नी की आयु थोड़ी, यानी जातक के जीवन साथी की आयु थोड़ी कम ज्यादा कही जा सकती है। विचारणीय तथ्य है। दूसरा घर, अगर दूसरे घर का मालिक दूसरे घर में ही बैठा हो, तो व्यक्ति लालची किस्म को होता है, दान भी करता है, अच्छे कुटुंब से भरपूर जीवन रहता है, परिवार अच्छा रहता है इसका। और यह व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर संयम करने वाला होता है। धन भाव का स्वामी जो धन में रहे, तो धन भाव का स्वामी अब तीसरे आ जाए, तो तीसरा घर क्या है? मित्र, छोटे भाई और छोटी बहनें, छोटी छोटी यात्राएं, हवाई यात्राएं। अगर आपको हवाई यात्राओं का विचार करना है छोटे स्तर की, तो तीसरे घर से पता कर सकते हो। लेखन और संपादन का विचार तीसरे घर से कर सकते हो। इसलिए अगर धनेश तीसरे घर में बैठा हो, तो व्यक्ति को लेखन रूपी सामग्री, धन अच्छी मिलती है। इसकी वाणी में दम, यानी कि वाचा शक्ति में दम होता है। इतना पावर इसके हाथों में नहीं होगी जितना इसके वाणी में शक्ति होगी। इसलिए इसके मित्र बहुत होंगे, दोस्त होंगे, फ्रेंड सर्कल बड़ा अच्छा होगा। और इसका जो आसपास का क्षेत्र होगा, पड़ोसियों पर खर्चा करने में पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि तीसरा घर पड़ोसी भी है। तीसरे घर में धनेश होने पर पड़ोसी अच्छे मिलते हैं जातक को। इसलिए तृतीय स्थान पर धनेश होने से व्यवसाय अच्छा रहता है। आई थिंक एक जगह तो किसी जगह लिखा है कि तीसरे स्थान पर द्वितीय रहने से व्यक्ति कलही होता है, यानी कलहकारी होता है, झगड़ेलू होता है।
संभवतः अलग अलग विचारधाराएं हैं। अब आपको ये विचार करना अपने कुंडली पर कि आपका धनेश तीसरे घर में बैठा है तो क्या आप कलह करते हैं, विनयहीन है? अगर द्वितीय सूर्य हो, द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य हो, मतलब सिंह राशि हो, मान लो द्वितीय भाव में कर्क लग्न हो और द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य हो, तृतीय बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने भाई बहनों से बैर होता है। अगर मंगल है द्वितीय, तो ऐसा व्यक्ति चोर वृत्ति वाला भी होता है, चोरी करने वाला। द्वितीय यदि शनि है, कुंभ लग्न मकर लग्न है तो द्वितीय शनि हो जाएंगे। द्वितीय यदि शनि है तो व्यक्ति बंधुहीन होगा, भाई बंधु नहीं होंगे, मित्र भी अच्छे नहीं होंगे। इसी प्रकार से यह भी देखा गया है कि यदि द्वितीयाधिपति पापग्रह होता हुआ तृतीय स्थान में है तो जातक उद्योगी मतलब उद्योग करने वाला होगा, कर्मशील होगा, निठल्ला निकम्मा नहीं रहेगा और विक्रमी होगा, यानी कि उसके अंदर पावर होगी और गर्व घमंडी हो सकता है। अगर द्वितीय शुभ ग्रह हो, मान लो बृहस्पति है, शुभ हो गया, शुक्र है, शुभ हो गया, चंद्रमा शुभ अशुभ दोनों होता है, पक्ष के अनुसार पक्ष बली चंद्रमा शुभ होता है। बुध का स्वभाव है जैसी जगह रहेगा वैसा हो जाएगा। तो द्वितीय अगर शुभ है और तीसरे घर में बैठा है तो शुभ होने पर उद्योगी होगा, कलह प्रिय, चोर एवं चंचल प्रवृत्ति का होता है। याद रखना, तीसरे घर में हमेशा शुभ ग्रह बहुत अच्छा फल नहीं दे पाते, क्योंकि तीसरा छठा और 11वां इनको त्रसडाय की संज्ञा दी गई है। धन भाव का स्वामी अपने से तृतीय चला जाए, धन भाव से तृतीय यानी चतुर्थ घर जन्म कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति को अपने बाप की संपत्ति मिलती है, अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करता है, क्योंकि चौथा घर मां है और यह व्यक्ति हमेशा किसी न किसी व्यक्ति के साथ बिजनेस करता है, उद्योग धंधा बिजनेस। धनेश अगर चतुर्थ में है तो सत्य बोलने का स्वभाव होगा, झूठा नहीं होगा ऐसा व्यक्ति, दयालु किस्म का होगा। द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठे तो मां के द्वारा प्राप्त संपत्ति, पिता के द्वारा प्राप्त संपत्ति तो होगी। यह व्यक्ति तेजस्वी होगा, दीर्घायु होगा। परंतु अगर पाप ग्रह है, पाप ग्रह कौन से हैं? देखो, चंद्रमा को पापी और शुभ दोनों कहा गया है, मैं पहले कह चुका हूं। वैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से अमावस्या तक पापी रहता है, सत्य तो ये है। और द्वितीया से फिर थोड़ा थोड़ा ये शुभ होना शुरू होता है। चंद्रमा भी पापी हो सकता है। अगर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ चंद्रमा है, शुभ ग्रह है,
तो जातक माँ के साथ और माँ के द्वारा पालित व्यवहारिक जीवन में खुशहाल, वैभव और विलास प्रिय तथा वाहन प्रिय, वाहन बहुत मिलते हैं। सच बोलने वाला होता है। पाप ग्रह अगर है चौथे घर में, तो जब इसकी दशा आएगी, जैसे पाप ग्रह राहु केतु, शनि को पाप ग्रह कहा गया है, या अधूरा चंद्रमा ठीक ना हुआ तो उसकी दशा में माँ की मृत्यु तक हो जाती है। चतुर्थ स्थान माँ है। ध्यान रहे कि अगर चौथे घर में शुभ ग्रह है तो जातक को वाहन, सम्मान, सामाजिक स्तर, और जो चौथा घर है उसको कहा गया है पब्लिक पब्लिक रिलेशनशिप, पब्लिक से बहुत स्नेह मिलता है। चौथे घर में यदि शुभ ग्रह बैठे हो और चतुर्थेश अगर केंद्र में हो तो ध्यान रहे, यदि शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो ये सारे फल प्राप्त होते हैं शुभ वाले, और अशुभ ग्रहों से पाप दृष्ट हो तो अशुभ फल प्राप्त होते हैं। धन भाव का स्वामी चौथे घर में होने पर, क्योंकि धन भाव से चौथा घर तीसरा पड़ता है, तीसरा घर बल कहा गया है। धन का बल चौथा घर, सुख वैभव बिना धन के थोड़े हो सकता है, इसलिए धन का बल है सुख वैभव। अब धन से सुख नहीं मिलता इंसान को, सुख मिलता है अपनी योग्यता से। इसलिए धन से चौथा घर यानी लग्न से पांचवा, अगर धन भाव का मालिक लग्न से पांचवें में बैठा हो अपने से चौथे, तो जातक को अच्छी संतान मिलती है। लेकिन ऐसा कहा गया कि सत्पुत्रवान होता है, लेकिन यह व्यक्ति कंजूस होने के कारण दुखी रहता है। थोड़ा कंजूसी का स्वभाव होता है। श्रेष्ठ अच्छे कार्य करने से ख्याति तो होगी, लेकिन जब ये किसी को कुछ देने का नंबर आएगा तो रोना रोएगा, मेरे पास तो है नहीं, क्या करूं। तो लोभी प्रवृत्ति कह लो, मशहूर हो जाता है कि ये आदमी कंजूस है। विलासी और सुखी मतलब विलास प्रिय, क्योंकि धन से पंचम स्थान चतुर्थ है, चतुर्थ स्थान विलास और सुख का है। इसलिए अगर धनेश पंचम में हो तो अपने सुख की और विलास की पूरी सामग्री, ऐश्वर्य की, एंजॉयमेंट की पूरी सामग्री इसके पास रहेगी। घर में हर वस्तुएं जो चाहे रखेगा, संग्रही होगा। शुभ ग्रह अगर देखते होंगे तब तो ऐसा व्यक्ति कंजूस नहीं होगा, उदार होगा। अगर क्रूर ग्रह देखते होंगे, सूर्य, मंगल और बुध को भी कहीं कहीं ग्रह के अनुसार क्रूर कह दिया गया है। बुध जिसके साथ होंगे उसी की तरफ फल देते हैं। तो पंचम में धनेश होने पर जातक के अंदर क्रूरता दे देता है, कंजूसी भी दे देता है, और अगर क्रूर ग्रहों की दृष्टि है तो जातक को पुत्रों से दुख भी दिलाता है।
ऐसे जातक के पुत्र सुख नहीं देते। हालांकि धन का स्वामी पंचम में होगा तो जातक को पुत्र अच्छे मिलते हैं, लेकिन अगर क्रूर ग्रह हुए तो धन का सुख तो मिलेगा लेकिन पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। धन भाव का स्वामी अगर छठे घर में हो, अपने से पंचम हो, धनेश स्वयं से पंचम स्थान पे हो, लग्न से छठे स्थान हो, तो आदमी को व्यापार के द्वारा हो, चाहे वो किसी ना किसी जुगाड़ के द्वारा हो, पैसा संग्रह करने में बड़ा निपुण होता है, पैसा इकट्ठा करने में निपुण होता है। धरती जमीन जायदाद खरीद करके बड़ा बनता है, जमीन जायदाद का स्वामी होता है, लेकिन वो इकट्ठा करेगा और माल खाएंगे शत्रु। धनेश छठे घर में होगा तो पैसा ये इकट्ठा करेगा, खाएगा कोई, कमाएगा ये, दुश्मन मौज करेंगे। इसलिए दुश्मन के द्वारा इस व्यक्ति की हानि होती है, धन की हानि होती है। ऐसे 2-3 लोगों को हमने देखा, बहुत पैसा, धन, खेती बाड़ी, आज उनके परिवार में कोई नहीं रह गया और वो धन तीसरा व्यक्ति खा रहा है। इसलिए जब धनेश छठे घर में होगा तो दुश्मनों का भय, इन फ्यूचर में उसका पैसा कोई और खाता है। छठे घर में रिपुहंता कहा गया है, शत्रुहंता कहा गया है। कब? जब धन भाव का स्वामी क्रूर हो छठे घर में, तो छठे घर में कोई भी ग्रह क्रूर हो तो बल देगा, जैसे मंगल, सूर्य इत्यादि। छठे घर में होने पर जातक को शत्रुहंता बना देंगे। राहु बैठा हो तो भी शत्रुहंता बन जाएगा जातक। यहां कोई भी शुभ ग्रह बड़ा अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, कमजोर बन जाएगा आदमी। इसलिए जब धनेश सौम्य ग्रह छठे घर में बैठेंगे, चंद्रमा आदि छठे घर में बैठेंगे तो जातक का पैसा कोई और खाएगा, जातक स्वयं नहीं खाएगा। दुश्मनों का भय रहेगा, रोगों का भय रहेगा, परेशानियां रहेगी। इसलिए अगर छठे घर में कोई क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह है, तो व्यक्ति बलवान होता है। छठे घर में धनेश अगर है, पाप ग्रह है, तो एक चीज और होगी कि जातक के पास पैसा रहेगा ही नहीं। जितना आया, खाया पिया, मजे किया, ऐसा स्वभाव होगा जातक का। द्वितीय पाप ग्रह होगा तो जातक धनहीन होगा, झगड़ालू होगा, लेकिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। भले पैसा ना हो, लेकिन लोग इससे डरेंगे अगर द्वितीय छठे घर में है तो। शत्रुओं से पीड़ित और खल भले हो, लेकिन ये शत्रु पर विजय जरूर प्राप्त करता है, डराता है। क्रूर ग्रह, पाप ग्रह व्यक्ति को निर्धन जरूर बनाएंगे छठे घर में, लेकिन लोग उससे डरेंगे। चोर बदमाश भी कह सकते हैं, दबंग भी कह सकते हैं। देखिए, हम सप्तम स्थान पर चलते हैं। धन भाव का स्वामी अगर सप्तम स्थान में जाए, धन भाव का स्वामी अगर सप्तम स्थान में जाए तो धन
से सप्तम छठा भाव अगर शुभ है तब तो अच्छी पत्नी, झगड़ेलू नहीं मिलेगी, और नहीं धन के कारण पत्नी झगड़ा करेगी और वो पैसा नहीं खर्चा करेगी। जातक की स्त्री कंजूस होगी, ऐसे में जातक उदार होगा, सहखर्च होगा, लेकिन स्त्री कंजूस होगी। हाँ, और जातक की स्त्री भोगवती, विलासी और जातक को पूर्ण आनंद देने वाली होगी। मतलब धनेश अगर सप्तम में है तो जातक की स्त्री जातक को पूर्ण सुख, संपत्ति, समृद्धि, ऐश्वर्य, इन सब चीजों का आनंद देगी, शारीरिक सुख भी देगी, विशिष्ट रूप से धन कारक होती है। अगर द्वितीयेश पाप ग्रह हो, ध्यान से समझिए, द्वितीय घर का स्वामी पाप ग्रह है। फिर कहूंगा, द्वितीय घर का स्वामी मान लो पापी चंद्रमा है, पाप ग्रह हो गया। शनि है, पाप ग्रह हो गया। द्वितीय घर का स्वामी यदि पाप ग्रह है और सप्तम भाव में बैठा है तो स्त्री बांझ होती है, माने संतान नहीं होगी। धन सुख होगा या संतान सुख होगा। द्वितीय अगर क्रूर ग्रह तो उसने कमाया कैसे? पाप के द्वारा पिछले समय में उसके पिता ने कमा के रखा, उसने संभाला। द्वितीय भाव जो है वो संग्रहित धन के बारे में बताता है। अगर द्वितीय पाप ग्रह है और सप्तम में बैठा है तो स्त्री बांझ होती है। प्रायः जातक रूपवान होगा लेकिन चिंता बड़ी रहेगी। जातक देखने में सुंदर होगा लेकिन चिंतित रहेगा और संग्रहणी रोग से पीड़ित रहेगा। धन, पत्नी, पुत्र, इन सब का विचार धनेश से करना सावधानी से। धन भाव से सप्तम स्थान अष्टम घर लग्न से, अगर जातक का धनेश धन भाव का स्वामी आठवें घर में होगा तो जातक का शरीर ठीक नहीं होगा, स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, रोगी होगा, रोग ही शत्रु बन जाएंगे, कर्ज भी बढ़ेगा। इसलिए कभी कभी आत्मघात करने की इच्छा करेगा। द्वितीय अगर अष्टम में है तो आत्मघात करने की इसकी तमन्ना हो जाती है। विचार करना। विलास प्रिय, अधिक विलास, एंजॉयमेंट, मिले जुले फल मिलते हैं। सातवां घर धन से सातवां घर विलास है, अगर अधिक धन हुआ तो आदमी क्या करेगा? व्यर्थ की चीजों में खर्चा करेगा, मानसिक अशांति का कारण बनेगा, अपने पैसे को भोग में खर्च करे तो क्या होगा? आखिर में एक दिन अशांति फैलेगी, आत्महत्या करने का मन करेगा। और ऐसे व्यक्ति को स्त्री का सुख, पत्नी का सुख बहुत अच्छा नहीं मिलता अगर धनेश अष्टम में जाए तो, क्योंकि अष्टम भाव स्त्री का द्वितीय मुख्य भाव है, वाणी। तो स्त्री के स्वभाव में कर्कशपन होगा,
कभी कभी स्त्री व्यभिचारिणी भी हो जाती है, कुछ भी बोल जाना। हाँ, जातक को भार्या सुख की अल्पता, मित्र से संपत्ति लाभ और बड़े भाई का सौभाग्य नहीं होता। मित्र से संपत्ति लाभ और बड़े भाई का सौभाग्य नहीं होता। लेकिन यह व्यक्ति, क्योंकि आठवां घर जमीन जायदाद खेती बाड़ी भी है, इसलिए इस व्यक्ति को जमीन जायदाद भूमि मिलती है। धनेश अगर अष्टम में है तो कौटुंबिक सुख की परेशानी जरूर होगी। मतलब पारिवारिक सुख की उसको अल्पता होगी। परिवार क्या है? कुटुंब क्या है? बच्चे, भाई बहन, स्त्री से युक्त सुंदर घर कुटुंब कहा जाता है। तो कौटुंबिक परेशानी रहेगी अगर द्वितीय घर का स्वामी आठवें घर में बैठा होगा तो। नवम घर में अगर है तो जातक का पैसे से अष्टम स्थान है। उस व्यक्ति का पैसा अगर नष्ट होगा तो धर्म में होगा। धर्म में पैसा नष्ट होना बुरा नहीं होता, व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाता है। इसलिए इसने अपना पैसा धर्म के लिए खूब खर्चा किया और इस व्यक्ति की समाज में खूब प्रशंसा होती है। धर्म कमाने की वजह से भाग्यवान और बलवान हो जाता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन कब? जब शुभ ग्रह होगा तो धनेश नवम में, मूल त्रिकोण नवम स्थान में बैठा हुआ राजयोग कारक बन जाएगा। नवम घर धर्म है, यहाँ सौम्य शुभ ग्रह फल अच्छा देंगे, लेकिन बुरे ग्रह आदमी को धर्मात्मा नहीं बनाएंगे, अधर्मी बना देंगे। वो तो कहो धर्म से पैसा कमाए, धर्म की खेती करके ठगी करे। अगर क्रूर पाप ग्रह हुआ तो मंदिरों का माल खाएगा। इसलिए अगर शुभ ग्रह है, जैसे शुभ चंद्रमा, शुभ बृहस्पति, शुभ बुध, शुभ शुक्र, तो धन संपत्ति यश कीर्ति धर्म सब देगा। पाप ग्रह से युक्त हो करके होगा तो आदमी दरिद्री होगा, पैसा भले हो, कंजूस होगा, पैसा भले हो, लेकिन किसी को कुछ देगा नहीं। अगर शुभ ग्रह है नवे घर में जातक का धनेश, तो जातक को ये सब सुख मिलेंगे। पाप ग्रह है तो भिक्षुक आदि वृत्ति के द्वारा घर घर, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली घूम करके, कभी मंदिर के बहाने, कभी मस्जिद के बहाने, कभी तीर्थ के बहाने वो पैसा भिक्षाटन करके कमाता है। जीवन निर्वाह करना कहते हैं। इसलिए नवे घर में शुभ ग्रह धनेश अगर है तब तो व्यक्ति के पास बढ़िया होगा, लेकिन अशुभ होने पर ऐसा व्यक्ति धर्म के नाम पर कमा करके लोगों को मूर्ख बनाता है। मेरे ख्याल से द्वितीयेश के नवम गत होने से जातक के केस नहीं रहते। अथवा एक चीज और है, बचपन से ही उसे ये कहेंगे कि रोगी रहता है, सिर पीड़ा इत्यादि, मुख पीड़ा इत्यादि। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव से नवम भाव अष्टम भाव है। इसलिए द्वितीय भाव धन भाव का मालिक, धन भाव पहले समझे क्या है? पिता है, उद्योग है, राज्य है, सरकारी नौकरी इत्यादि है। दसम भाव में बैठा हुआ धनेश व्यक्ति को राजमान्य,
भाई और बाप, इन सब पिता और भाई के कहने के अनुसार व्यक्ति को चलाने वाला होता है। व्यक्ति अपने भाई बंधुओं के साथ चलता है, पिता के कहने मानता है। और जब जन्मेगा ये बच्चा, जिसका द्वितीय भाव का स्वामी धन भाव में यानी कि दशम में बैठा होगा, तो व्यक्ति के पिता को धन से भर देगा, यानी बाप को। दशम स्थानगत अगर हुआ धनिष्ठ तो रूपवान और धर्मवान, अच्छी वृत्ति के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा, सत्संग कह लो अथवा सत्य मार्ग पर चलने के द्वारा पैसा कमाता है। इसलिए इसको पंडित भी कहा गया। अगर धन भाव का मालिक दशम में बैठा है तो लेखन संपादन अच्छे धर्म में क्षेत्र में चल करके प्रसिद्धि प्राप्त करता है। लेकिन घमंडी होता है। अगर धनेश कर्म में बैठा है तो इंसान अपने कर्म पर बड़ा अहंकार रखता है। कई बार बहुत स्त्रियों से, बहुत महिलाओं से जुड़ जाता है ये। अगर धनेश दशम स्थान में है तो राज्य भाव से, गवर्नमेंट से इस व्यक्ति को निश्चित ही शुभ होने पर लाभ मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब वगैरह। यदि द्वितीय से शुभ ग्रह हो तो माता पिता का पालन करने वाला, और पाप ग्रह हो तो माता पिता से ऐसे व्यक्ति का विरोध होता है। निरंतर ध्यान रखिए, धनेश अगर केंद्र में हो शुभ होने पर बढ़िया फल देगा, अशुभ होने पर अच्छा फल नहीं देगा। मूल त्रिकोण में भी यदि शुभ है तो अच्छा फल देगा, अशुभ है तो बुरा फल देगा। 11वें घर में धनेश का बैठना मानो पैसे से पैसा कमाना, अपने धन को व्यापार इत्यादि के द्वारा बढ़ोतरी में लगाना, उद्यमशील बनाना। और व्यक्ति को, ऐसा आदमी को पैसे किस व्यक्ति से कमाए जाएं, कैसे कमाए जाएं, उस व्यक्ति पर हम खर्च करें जिससे हमें धन मिले, उससे राजनीति से जुड़ने को मिले। ऐसे व्यक्ति को व्यवहार में निपुण कहा जाता है, अगर धनेश 11वें घर में बैठा हो तो। और 11वें घर में अगर धनेश बैठा होगा तो बहुत बड़े बड़े लोगों से उसके परिचय होंगे, उनके द्वारा ये सम्मान, यश, कीर्ति लाभ करेगा। एक धन भाव, एक आमदनी का भाव। जो संचय किया हुआ धन है उसको ये अच्छे कर्म में लगा करके अच्छे कर्म के द्वारा उस धन की पवित्रता करता है। यशस्वी और भोगी, कीर्तिमान और अपने आश्रित का प्रतिपालक ये व्यक्ति होता है। अगर धनेश बैठा हो 11वें घर में तो जो इसकी शरण में, जो इसके सहारे रहता है उसका भली प्रकार से पालन करता है। धन भाव का स्वामी 12वें घर में बैठा हो तो जातक, ऐसा व्यक्ति अपने जन्म स्थान से कभी पैसा नहीं कमा पाएगा। उसको प्रदेश में रह करके अच्छा धन मिलेगा, विदेश जाकर के वो अच्छा धनी होगा। लेकिन 12वां घर है क्या, भोग है, इसलिए 12वां घर व्यर्थ का भोग करवाएगा तो व्यर्थ का खर्चा भी तो करवाएगा। गंदे कुजातियों, विजातियों, उनके साथ जोड़ने वाला होगा, म्लेच्छों की संगति करने वाला होगा। विदेशी लोगों को, म्लेच्छ जो होते हैं ना,
यवन इत्यादि विदेशी म्लेच्छ अंग्रेज इत्यादि से जुड़ करके यह धन कमाता है। लेकिन ये थोड़ा क्रूर स्वभाव का होता है, बलवान होता है। द्वितीय शुभ ग्रह हो तो शुभ फल होगा 12वें घर में, और जातक कहीं ना कहीं युद्ध में जीवन जीता हुआ होगा। अपने कुटुंबियों से मतभेद जरूर रखेगा, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब है, 12वां भाव व्यय, क्षय, हानि, अपवाद है। इसलिए अपनों से ही इसको, जब द्वितीय 12वें घर में होगा तो अपनों से ही इसको धोखा मिलेगा, अपनों से ही अपनापन नहीं रहेगा, ये खुद भी अपनों से जुड़ नहीं पाएगा। लंबा वीडियो हो गया है, यही विराम दूंगा मैं इस वीडियो को, नहीं तो आप लोग बोर भी हो जाओगे। अगले वीडियो में तृतीय भाव के स्वामी की चर्चा करेंगे। तब तक हम यहाँ विदा लेते हैं आप लोगों से। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।